अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम फ़ेस टू फेस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो कार्रवाइयाँ की गई हैं पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर, और ये बात बराबर करवाई गई है कि वी हैड इनफ। इसके बाद हमने फिर सिचुएशन को अपने हाथ में लिया है कि आप आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर या प्रॉक्सी वॉर की तरह जिस तरह हम शिकार हैं, इंडिया के हाथ की कठपुतलियाँ बन के दहशतगर्दों की पनाहगाहें वहाँ पर मौजूद हैं, उनको फैसिलिटेट करके पाकिस्तान के अमन को ख़राब करें। कभी किसी चौकी पर अटैक कर दे, कभी हमारे जवानों को निशाना बना दे, कभी वहाँ पर मौजूद सिविलियंस को, वहाँ पर रहने वाले लोगों को, बलूचिस्तान हो, KPK हो, वहाँ पर कभी इमाम बारगाह में आके जो लोग वहाँ पर इबादत की गर्ज से मौजूद हैं उन पर अटैक करें और हम सिर्फ सिफारतकारी के ज़रिए इस मसले को हल करें। तो हमने बहुत कोशिशें की, हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम इनको समझा रहे हैं ये अपनी सरजमीन अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन मत इस्तेमाल होने दे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन उसके बाद बार बार ये कहा गया नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, तालिबान तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। फिर तालिबान जहाँ जहाँ मौजूद हैं हमने वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की हैं, हमने उनके ठिकानों को तबाह किया है, पूरी दुनिया को भी बताया है कि ये हैं इनके ठिकाने, ये हैं TTP के ठिकाने, यहाँ पर मौजूद है वो ग्रुप्स जो कि इंडिया से पैसे लेती हैं और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाती हैं। पूरी दुनिया को भी बताया, अफगानिस्तान को भी बताया कि अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपकी हुकूमत इतनी कमज़ोर है तो फिर हमें पता है कि हमने कैसे खुद की हिफाजत करनी है। तो अफ़गानिस्तान में जो दहशतों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं, यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का ये स्टांस कितना स्ट्रॉन्ग था और इसको हम किस तरीके से अपने पॉजिटिविटी में ले सकते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर, और इसके अलावा भट्ट साहब तो हमारे साथ मौजूद होते भी हैं और इनका तज्ज़िया। और आज तो भट्ट साहब जो हो चुका है ना अफ़गानिस्तान के साथ, मैं कहती हूँ कि आज हमने ही खुलकर खेलना है। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ जो है ना वो जाहिद महमूद साहब से करूँगी। जाहिद महमूद साहब, ये बताइएगा कि अभी अफ़गानिस्तान के साथ जो हालात बने हुए हैं, जो हमने कर दिखाया है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल ऑन टाइम था या हमें बहुत पहले इस तरह के कर देने चाहिए थे? इनकी तोपें तो हमने पहले भी खामोश करवा दी थी। आपने सवाल किया कि जी हमारा इसको पहले ही कर देना चाहिए था, लेट है। देयर इज नेवर, आई मीन, पूरा जो रिस्पांस होता है जी आपको कैलिब्रेट करना होता है। कौन सा रिस्पांस कब देना है। पाकिस्तान ने तमाम एग्जॉस्ट करने के बाद, तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक बातचीत भी की, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टॉक्स, हर चीज करने के बाद पाकिस्तान वाज पुश टू दिस कॉर्नर कि पाकिस्तान ये वाला रिस्पांस जनरेट करे। और इस्लामाबाद ने अभी ये फैसला कर लिया कि अभी ये जो वो हम रिस्ट्रेंट करते थे, पैसिव रिस्ट्रेंट जिसको मैं कहता था हमेशा, दैट इज नो मोर देयर। तो पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली है, अपने आप को सामने लेकर आया है इस अफगानिस्तान की तरफ से जो एक्टिविटीज हो रही थी पाकिस्तान में, और खासतौर पे थ्रू TTP, और फिर आप हिंदुस्तान के साथ मिलकर उनके प्रॉक्सी के तौर पे भी काम करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने आज फिर इस रिस्पॉन्स के साथ ट्रांजिशन किया है फ्रॉम वॉइसिंग आवर कंसर्न्स या प्रोटेस्ट से टू इन्फोर्समेंट ऑफ द मेजर्स। इन्फोर्स किया है अभी हमने कि अभी हम फिर ऐसे हम परसू करेंगे ताकि ये फीलिंग चली जाए उन तमाम एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कि चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो या दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, उनको अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान हॉट परसूट करेगा और उनको फॉलो अप करेगा। इट विल हैव कास्ट, हमारे लिए भी होगी, लेकिन उनके लिए अब कास्ट क्रिएट की गई है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। आगे चल के इस पे बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जमील साहब, ये बताइएगा कि हम तो कहते थे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, दैट्स वाई वी गो, और हमने उनके 8 सूबों को टारगेट किया, एयर स्ट्राइक्स की, उनके ठिकानों को तबाह किया। अमेरिकन थिंक टैंक्स कह रही हैं, सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की, वो ये कह रही है कि तालिबान हुकूमत बिल्कुल फेल है और वहाँ पर दहशतगर्द ठिकाने हैं और पाकिस्तान इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। पूरी दुनिया का मौक़िफ़ अब यही है जो हमारा मौक़िफ़ है, हमें कुछ भी इस पर कुछ ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही पड़ी। अब ये जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये सब कुछ हम तो इसको बड़ा पॉजिटिवली अपनी तरफ ले सकते हैं कि देखें, हम पूरी दुनिया के अमन के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस रीजन, पूरी दुनिया के अमन के लिए हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। या इसमें कोई शक नहीं है। देखें, इसके और इसके शवाहिद और भी मौजूद हैं, आपने कुछ गिनवा दिए। पहली बात तो यह है कि कोई एक अच्छा शगुन नहीं हुआ। पाकिस्तान जो है वो बड़ा मजबूर होके उसने ये अटैक किया है और उसके बहुत सारे उन्होंने मौके दिए हैं अफगान तालिबान को, दुनिया को ये बताया है
और पाकिस्तान तो चले दुनिया को बताता रहा है, अपने दोस्त मुल्कों ने हमसे कहा, सऊदी अरब ने कहा, हमने कहा आप इसको मीडिएट कर लें, तो तुर्की ने कहा, हमने कहा आप कर लें, कतर ने कहा, सारों ने कोशिश कर ली। और उस वक्त भी हमने कहा था, जब हमारी ये दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त, इन्होंने जब मीडिएशन की थी तो हमने कहा था कि अगर अफगानिस्तान तालिबान के पास वो जराए नहीं है तो हम उनकी मदद करते हैं, और कम से कम हम ये जो ठिकाने हैं और जो दहशतगर्दी के कैंप हैं उनको तो कम से कम न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर वो नहीं रोक सकते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उस पर भी नहीं माने। अब रहा सवाल कि इंटरनेशनली क्या है और नेशनली क्या है। पाकिस्तान तो जाहिर अपने लोगों का दफा करेगा, पाकिस्तान अपने लोगों की शहादतें तो नहीं उठाएगा, पाकिस्तान अपने लोगों पर रोजाना सुसाइड बॉम्बिंग तो नहीं कराएगा। अभी भी खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने काफी हमारे कमांडर को शहीद कर दिया है, आज उसकी नमाज जनाजा हो रही है। तो ये तमाम चीजें रोजमर्रा का मामूल बन गया है। तो पाकिस्तान तो जाहिर है जब उसकी अभी एक सतह पूरे दुनिया में हमवार हो गई है, दोस्त ममालिक के अलावा भी। आपने खुद बताया, देखिए इस वक्त जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरिंग टीम की जो कि सबमिट होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 के तहत, तो उसमें उन्होंने सारी चीजें काला चिट्ठा कर बता दिया है, कितने ग्रुप है, कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं। ये जो हम बातें करते रहे उसको तकरीबन उन्होंने इंडोर्स कर दिया, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की इस रिपोर्ट में। अब रहा सवाल के मॉनिटरिंग टीम ने क्या दिया, ये भी बता दिया कि 20 से ज्यादा ग्रुप है, और ये भी बता दिया, सबसे ज्यादा इसमें अहमियत की बात यह है कि इस वक्त जो बिल्डअप हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ इस पूरे खत्ते में, ठीक है वो ईरान का मामला है, लेकिन इस मामले में अगर आप अफगानिस्तान के मामले में देखें तो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को तकरीबन 3 माह पहले जो उन्होंने दी है उसमें वाज़ेह बताया है कि अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अमेरिका के लिए भी खतरा बनेगा और ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी खतरा बनेगा। अब इतनी सारी, और फिर सबसे बड़ी बात दोहा एग्रीमेंट का हमेशा जिक्र आता है, जिसको खुद उसके दूसरे पेज पर खुद अपने दस्तखत के साथ तालिबान ने एग्री किया कि हम अपना सवाल नहीं। तो पाकिस्तान का या दुनिया का यही कहना है, और पाकिस्तान का केस बड़ा स्ट्रांग है। मैं शहजाद भट्ट साहब, बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर जमील साहब ने हमें डिप्लोमेटिकली बता दिया, लेकिन सर मैं यहाँ पे ईरान को भी शामिल इस वजह से करना चाहूँगी कि ईरान में भी हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं और अफगानिस्तान में भी हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं। एक तरफ हम मुद्दा उठा रहे हैं कि ईरान को कुछ ना हो, अमेरिका ना अटैक करे, हम पूरे कोशिश कर रहे हैं खित्ते के अंदर, और दूसरी तरफ हमारे मुसलमान भाई वही अगर इंडिया की प्रॉक्सी बन के और पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कुछ करेंगे तो फिर हमारे हाथ पे हाथ धरे नहीं ना बैठ सकते। दुरुस्त कह रही हैं फिजा, लेकिन आपकी इजाज़त से हम ईरान पर जाने से पहले एक ज़हन में तिश्नगी थोड़ी सी रह गई है। जाहिद महमूद भाई साहब इस वक्त मौजूद हैं। जाहिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के लिए असल ख़तरा जो है वो सरहद की सिक्योरिटी है, या TTP नेटवर्क है, या फिर रीजनल पावर गेम है, और क्या हमें अपनी अफ़गान पॉलिसी को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त? फिर हम ईरान की तरफ फिजा चलते हैं। जी जनरल साहब। जी भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए पाकिस्तान ने रीसेट कर दिया जी, पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि नो मोर पैसिव रिस्ट्रेंट। पाकिस्तान ने ये भी क्लियरली बता दिया है कि डिप्लोमेसी और डेटरेंस में से अभी अफगानिस्तान ने सिलेक्ट करना है कि आपको डेटरेंस की वजह से काइनेटिक एक्शन चाहिए, आपने लड़ना है, आपने इसको फाइट करना है, या आपने डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करना है। अनफॉर्चुनेटली जो वहां पे रजीम है भट्ट साहब, वो ना तो इस्लामी है और ना कोई अफगानी वो जो कल्चर है ना एक जो ट्राइबल सोसाइटी का, वो भी नहीं है, बेसिकली टेररिस्ट है। तो वो बिल्कुल बीच में खड़ी हुई है। आई थिंक पाकिस्तान को अभी अफगानिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लैरिटी के साथ, फर्स्ट टाइम विद पॉलिटिकल क्लैरिटी एंड मिलिट्री प्रोसीजर, ये अब दोनों मिलकर वॉर लड़ेंगे। जब पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, उसके साथ जब मिलिट्री यूज करते हैं तो फिर क्यास पैदा होता है। दैट इज वेरी डेंजरस। आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री क्लैरिटी बड़ी क्लियर है और पाकिस्तान ने रीसेट कर दी है। अब हमारी तो क्लैरिटी तब भी बिल्कुल ठीक थी। आपकी बात ठीक है, जो आप मेंटल क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, हमने जब अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ हमने बाड़ लगाने का काम शुरू किया था, वो क्लैरिटी के लिए तो किया था कि भाई अब हर चीज़ वहाँ पर कर दी, फिर उसके बाद फिर भी ये लोग बाज ना आए, तिजारत तक ख़त्म कर दी। जो वहाँ पर अभी जो सलूक है किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वहाँ की अवाम मर जाए तो मर जाए, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हम पाकिस्तान से नहीं मंगवाएंगे। इस हद तक नफरत है। तो इसमें और हमें मजीद क्या क्लैरिटी चाहिए? लेकिन पहले भी व्हाट्सअप पहले भी ऐसा हुआ था ना कि जब अटैक हुआ और उसके बाद दोबारा हमने जब रिटेलिएट किया तो दोबारा अटैक की फिर
आती है और अभी भी खबरें यही आ रही हैं कि अटैक दोबारा किया जा सकता है, तो इन खबरों में कितनी सदाकत आपको लग रहा है कुछ ऐसा? देखिए, अटैक तो बिल्कुल जी पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल करेगा। अगर वो इससे बाज नहीं आएंगे तो पाकिस्तान कैलिब्रेटेड प्रिसीजन के साथ अपनी स्ट्राइक्स करता रहेगा। अभी ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं ये उन टीटीपी के ठिकानों पे हुई हैं जिसके जहां पर ये लोग मौजूद थे। अच्छा, ये वहां पे सिविलियन गांव पे घुस जाते हैं, वहीं पे अपने बीवी बच्चों को, फैमिलीज को भी रखा हुआ है, मदरसा बना लेंगे, मस्जिद बना लेंगे, कुरान रख लेंगे। यही वो चीजें जिसके पीछे ये छुपना चाहेंगे। और अफगानिस्तान की हुकूमत एक शुरू हो जाएगी, जी हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है, सिविलियन मारे गए हैं। बेसिकली वो चूंकि स्पोर्टर्स और अबेटर्स हैं, उन्होंने उनके साथ जुड़ना है। तो ये वो ड्रामा है जो अभी आप देखेंगे 1-2 दिनों में सामने आ जाएगा। वही जो इनके मास्टर्स इंडियंस है वो उसको करके रखते हैं। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूं आपको कि जी बिल्कुल पाकिस्तान रिस्पॉन्स देगा टू ऑल दोज एलिमेंट्स, और दुनिया में जहां पर भी वो मौजूद होंगे पाकिस्तान उनको परसू करेगा। और जैसे हम कह रहे हैं कि अम को कमजोरी ना समझा जाए, यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि हाथ पे हाथ धड़े नहीं, हम सिर्फ हम चाहते हैं इसको हमारी कमजोरी ना समझे। अदरवाइज आपके घर में घुसकर कैसे मारना है वो तो हमने करके दिखा दिया इंडिया को भी और अफगानिस्तान को भी। डॉक्टर साहब, ईरान वाले इशू पर अगर हम चलें तो ईरान इस वक्त जिस सूरत हाल में और जिस तरीके से अमेरिका कॉर्डन ऑफ कर चुका है ईरान को, और हर तरीके से आप देखें कि उसने अपनी फ़ौज, अपने बड़े बहरी जहाज़ वहाँ पर लाकर खड़े कर दिए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सिर्फ 10-15 दिन की बात है, पता चल जाएगा कि हमने अटैक करना है या नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू की भरपूर कोशिश है कि ईरान पर अटैक कर दिया जाए। इस पूरी सिचुएशन में अभी क्या नज़र आ रहा है कि ईरान के साथ अंदर कोई सेविंग पॉइंट, कोई कहीं पर कोई फेस सेविंग के लिए ये अगर अटैक करना होता तो आई डोंट नो कि थिंक टैंक्स, अमेरिकन थिंक टैंक्स इस बारे में क्या सोच रही हैं। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि मुझे सिर्फ मैं ही रोक सकता हूं और कोई नहीं रोक सकता। तो क्या पूरी अटैक का इरादा कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, जो इशारे हैं, जो डिप्लॉयमेंट है, जो साजो सामान है, जो एयर नेवी और बाकी तमाम उनकी तैयारियां हैं, उससे तो जाहिर है जितना वो प्रेशर डाल सकते थे ईरान पर डाल दिया। कल उनके सदर ने क्या कहा है ये देख लेते हैं। ठीक है, राफ्ती साहब ने फिर भी कहा है कि हम डिप्लोमेसी का दरवाजा खुला रखा है और हम दे रहे हैं अपने नकात उनको, लेकिन अगर हम पर स्ट्राइक हुआ तो हम काउंटर स्ट्राइक जो करेंगे वो बड़ा खतरनाक होगा। और इसी पर दुनिया इस वक्त बड़ी फिक्रमंद है, क्योंकि ईरान वो ईरान नहीं है जो 2003 में उन्होंने इराक पर हमला किया और उन्होंने समझा, क्योंकि इस दफा वो तैयारी से आए हैं, वो दिनों की नहीं हफ्तों की तैयारी करके आए हैं। जिसका मतलब ये है कि वो जो उनके पास ऑप्शंस हैं, उन्होंने ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की बात हो रही है, उसमें भी गुफ्तगू हो जाती है। लेकिन अगर ये समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप जाती तौर पर मैं समझता हूं कि उनका यही हमेशा होता है कि किसी तरह डरा धमका के अगर कोई बात मान जाए उनकी तो ठीक है, लेकिन ईरान से बात मनवाना क्या चाहते हैं देखना तो ये है ना। ईरान को कहते हैं कि अपना वो तो ईरान राजी है, जो पहली बात है कि जी यूरेनियम एनरिचमेंट पर हम आपसे बात भी करेंगे और जो हमारा हक है, सॉवरेन हक है, हम उसके मुताबिक करेंगे, बाकी हम उसमें बिल्कुल हर किस्म की गुफ्तगू। और रिपोर्ट यही है कि ईरान यहाँ तक तैयार हो गया है कि जो उनके पास 400 kg के करीब एनरिच मटेरियल है, उसके लिए भी उन्होंने तैयार हो गए हैं कि उसका भी हम बंदोबस्त कर सकते हैं किसी थर्ड मुल्क में या कंसोर्शियम बना कर। ये होगा। रहा सवाल के मिसाइल्स को अगर वो बात कर रहे हैं तो वही तो उनकी सॉवरेन डिफेंस है और वो कहते हैं कि इसको कर्टेल कर दें, इस पर वो नहीं मानते ईरान। और दूसरा ये है कि प्रॉक्सीज, अब प्रॉक्सीज उनकी क्या, उनके एलाइज हैं। एलाइज कौन है उनके? होती हैं जिनके पास मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं उनके पास, और उसके अलावा होती, इसके अलावा हिजबुल्लाह है, उनके पास बहुत सारे मिसाइल्स पड़े हुए हैं। उसके अलावा इराकी मलेशिया है, वो उसमें काफी हलचल मचा सकते हैं, वहां कैंप है इसका। इस वक्त जो सिनारियो डेवलप हो रहा है वो कोई काफी खतरनाक किस्म का सिनारियो डेवलप हो रहा है, और इजराइल जो है वो तो तिल मिला रहा है अभी से नहीं, बहुत अरसे से, कि किसी तरीके से अमेरिका को पुश करे इस मामले में। और जो तकरीबन 75% से ज्यादा पुश हो गया है अमेरिका, जिस तरीके से उसने डिप्लॉयमेंट की है अपनी, और अभी जेराड फोर्ड आ रहा है। जनरल साहब, मैं आपसे एक ईरान के हवाले से जरूर एक बात करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो मशरक़ वस्ता है, हमारा खित्ता है, ये सब कुछ जंग के दहाने पर खड़ा है। ये पावर शो है, ये है क्या? अगर ईरान महदूद हमला करता है तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी किस तरह हाई अलर्ट होनी चाहिए? एक बात। दूसरी बात जनरल साहब, हमें गैर जानबदार रहना चाहिए, स्ट्रेटजिक खामोशी बेहतर होगी, पाकिस्तान का किरदार क्या है? और साथ साथ अगर
ज़मीनी हमला नहीं करता अमेरिका, तो क्या रिजीम चेंज कर पाएगा? दो बातें हैं जनरल साहब, क्विक जवाब सर। देखिए, एक तो यह है कि बेसिकली दो चीजें चल रही हैं जी। एक तो पावर प्रोजेक्शन हो रही है, और जहां तक इजराइल का ताल्लुक है तो वो तो ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट के ऊपर चल रहा है जी। वो तो ईरान को रिड्यूस करना चाहेगा, और अमेरिकन जो है वो अपना प्रेजेंस इस रीजन के अंदर शो करना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं अपने इकोनॉमिक और अपने जो दो मेन कंपिटिटर्स हैं, दैट इज चाइना और रशिया, उसको चेकमेट करने के लिए यहाँ पर रहना चाहता है, जो उसको उनको चेक में रखना चाहता है। पाकिस्तान के लिए सीरियस रिपरकशंस है, हम बाहर नहीं रह सकते। अगर ईरान के अंदर इजराइल आ जाता है और अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाता है और इजराइल को इम्प्यूनिटी के साथ वहां पे भी एक्शन करने की इजाजत मिल जाती है, तो वी आर नेबरिंग ईरान इजराइल, तो फिर तो वी हैव सीरियस स्पिल ओवर्स आएंगे जी। तो पाकिस्तान को बिल्कुल इफेक्टिव रहना चाहिए, बहुत अत्तल वसा कोशिश करनी चाहिए कि पीसफुल मीन से इनका ये, और पाकिस्तान ये रोल अदा भी कर सकता है। पाकिस्तान इज ए नेचुरल एक ब्रिज के तौर पे ये रोल अदा कर सकता है, वरना इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स जस्ट लाइक अफगानिस्तान, आप समझे कि एक उसी तरह का भयानक एक माहौल ईरान के अंदर भी मौजूद होगा, एंड देन वी हैव अ सीरियस रीजन एंड सीरियस सिचुएशन। ये मैं आपको बता दूं। और रिजीम चेंज ऑपरेशन वो तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप एक बार कर चुके, चाहे ईरान के बेटे को ले आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं, बट ईरान और ईरानियन अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं। आगे चल के हम कुछ एयर पंजाब की बात करेंगे। पंजाब वाले वाकई इतने महंगे महंगे जहाज़ों में सफ़र करेंगे भी नहीं? आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। गल्फ स्ट्रीम से जो एक जेट खरीद लिया है वो गले की हड्डी बन के अटक गया है पंजाब हुकूमत में। मरियम नवाज पर जो बैशिंग की जा रही है और उसके बाद उनके वुज़रा जैसे उसको डिफेंड कर रहे हैं कि भाई ये जहाज़ तो एयर पंजाब जो हमने बनानी थी, पीआईए नहीं खरीदी, पीआईए को बेच दिया है जो नेशनल एसेट था, लेकिन एयर पंजाब के लिए इतना एक्सपेंसिव जहाज़ खरीद लिया है। और कोई ये मंतक दे रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज के लिए नहीं है, ये जो भी चीफ मिनिस्टर आएगा ये उसका होगा और ये वो चीफ मिनिस्टर की इंजॉयमेंट। तो चीफ मिनिस्टर के लिए जो इतनी आपने कि उनका जो सफ़र है वो पुरतइश रहे और उनको किसी किस्म का कोई ट्रबल ना आए, प्रॉब्लम ना आए, क्या यहाँ पर रहने वाली जो आवाम है उनको ट्रबल्स नहीं है? कि यहाँ पर रहने वाली आवाम को आपने सेहत की सहूलियात, उनकी तालीम की सहूलियात, चले उससे ज़्यादा जो बेसिक आपके फूड है, उसके साथ साथ आपके जो एजुकेशन और फिर आपके जो आगे जो यूथ है उसके नौकरियों का जो बंदोबस्त करना है वो सब हो गया। तो आप ये कोई 11 अरब रुपए का जहाज़ जाके ख़रीदे जो कि इंटरनेशनल सुपरस्टार्स जो टेलर स्विफ्ट और फुटबॉलर्स या क्रिस्टियानो रोनाल्डो टाइप जो लोग हैं ना वो ख़रीदे, तो समझ भी आती है कि उन्होंने अपने पैसों से ख़रीदा है, कॉन्सर्ट्स किए हैं, इतने बड़े बड़े मैच खेले हैं अपने आप को एक लेविश लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। लेकिन ये क्या कि एक चीफ मिनिस्टर जो कि गरीब यहाँ पर रमज़ान में वैसे ख्वार हो रहे हैं लेकिन उनके लिए खरीद। बट साहब ये आपको लगता है कि ये गल्फ स्ट्रीम जहाज जो हमने खरीदा है कि हमारे जो भी चीफ मिनिस्टर है ना, नॉट स्पेसिफिकली मरियम नवाज, हुकूमती वुज़रा में से या हुकूमती जो भी आए, उनको ज़मीन की सवारी तो बड़ी कंफर्टेबल चाहिए, हवा में भी बड़ी कंफर्टेबल सवारी चाहिए। फिजा बहुत सख्त बातें कर रही है, मैं आपकी सारी बातों से एग्री नहीं करता। देखें, तनकीद बराए तनकीद करना बहुत आसान है। ये जहाज़ लिया, असल में मुस्लिम लीग नून का एक प्रॉब्लम है कि मुस्लिम लीग नून अपनी अच्छी बातों को भी टीवी और अखबारात में डिफेंड नहीं कर पाती। ये अच्छी बात है, हाँ, ये उनकी अच्छी बात है, ये बुरी बात है, आप जिसको जिस मर्जी ले ले। जबकि दूसरी जमात है वो एक ऐसा बयानिया करती है जिसका कोई वजूद ही नहीं होता, लेकिन वो सच लगना लग पड़ता है। मुस्लिम लीग नून की ये प्रॉब्लम है। अब ये जहाज लिया, आपने जितनी बातें की हैं वो सारी अपनी जगह पर ठीक होगी, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर पे जाके अगर आप बात करें तो कहानी है क्या? देखिए, सवाल ये है कि ये कोई स्कैंडल है या स्ट्रैटेजिक सरमायाकारी है। आपको पुराना तकनीकी त्यारा जो है वो आउटडेटेड और महंगी मेंटेनेंस और पैसे लाते जाओ, जैसे आपकी गाड़ी है, आप पुरानी गाड़ी को चलाती जाए और नई गाड़ी ना ले, नहीं जी नहीं, मैं इसी को ठीक कराती जाऊंगी। एक बात। दूसरी बात, खरीदारी को ऑपरेशनल जरूरत और लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लानिंग कहा जाएगा। और भाई मरियम नवाज ने इस्तेमाल नहीं करना। ये 1950 की बातें जो होती थी ना वो बातें अब खत्म हो गई हैं। अब ये जो त्यारा आया है इसने आगे 32 साल तक इसी तरह चलना है। जेड़ा भी सीएम आएगा उसने ही बैठना है। और ये है कि इस त्यारे में अगर बाकियों ने भी बैठना है, ये एक एसेट बन गया है। तो आप ये गौर करें कि अभी ये भी बात रहेगी कि पुराने त्यारे की जो फरोख्त है उसकी जो मनी आनी है वो भी है। ये कोई जाती जहाज नहीं लिया है कि जनाब मैंने एक गाड़ी अपनी ली है और उस गाड़ी को बेच के मैंने वो भी पैसे वापस करने हैं।
और आखिरी 3 बातें मैं सिर्फ ये कहूँगा आपको, ये जहाज़ खरीदना, महंगा खरीदना, ये सारी बातें हैं, ये रेवेन्यू जनरेट करेगा या नहीं करेगा ये वक्त साबित करेगा, लेकिन सिर्फ इस वक्त जो एसेट है वो रियासत का बन गया है, इस पर तनकीद बराए तनकीद करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। लेकिन सर प्रॉब्लम हमारी फिजा सिर्फ ये है कि हम हर पॉजिटिव बात को भी नेगेटिव पता नहीं क्यों करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि पॉजिटिव बात है कि वो कह रहे हैं कि हमने तो इसको एयर पंजाब के लिए लिया, ये तो कमर्शियल होगा, 18 लाख के टिकट कौन खरीदेगा? इसका जो तखमीना बन रहा है ना प्राइवेट जेट में बैठने की, 18 लाख के टिकट है जो एयर पंजाब में भी अगर ये चलना है, ये तो फिर वुज़रा ने ही आके कर दिया। और अज़मा साहिबा को भी देख ले, वो भी अजीब मंतक दे रही हैं। अब मैं तो नहीं कुछ कह रही, ये तो उन्हीं के पंजाब हुकूमत की आपस की बातें हैं। बिल्कुल ठीक कर रही हैं, यही बात है कि फिजा यही प्रॉब्लम आ रही है जो आपने बात की है कि जो काम उज़मा बुखारी साहबा को करना चाहिए ना वो काम नहीं कर, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटिव नहीं, मतलब कि बात सीधी है, जो असल हकाइक उनको बताना चाहिए कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इन्होंने आना है। बात ये है कि ये अभी ये भी नहीं इन्होंने बताया कि सिविल एविएशन कवानीन क्या है, इजाजत देंगे नहीं देंगे, रेवेन्यू प्रोजेक्शन दस्तावेजी शक्ल क्या है। और भाई आपने एक जहाज लिया है, उस जहाज को आप ओपन बिड के साथ, ओपन चीजों के साथ लोगों को बताएं, भाईजान ये इतने का जहाज है, ये इसकी प्राइस है, ये इसका फ्यूल है, ये हमें फायदा होगा, ये मुस्तकबिल की हमने प्लानिंग की है, दैट्स ऑल। मरियम नवाज का बड़ा दिल है, हर बार अज़मा बुखारी को माफ़ कर देती हैं। उनसे कोई इस तरह पीटीआई का टाइम होता है तो आपको पता है चौहान साहब को तो खड़े खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि आपसे ले लिया कलमदान। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि उज़मा बुखारी से कलमदान वापस ले लिया जाए? नो, दिस इज नॉट माय विश, आई एम सेइंग कि वो मतलब अपने अच्छा है अपने कैबिनेट के लोगों की ये गलतियां माफ कर देते हैं। लेकिन मैं आपको खबर दे देता हूं, फिलहाल खबर ये है कि जितने प्रेशर में उज़मा बुखारी काम कर रही है और जिस तरह वो अकेली फाइट कर रही है, अब वो भी थक गई है और आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि ये मिनिस्ट्री मरियम औरंगजेब साहिबा खुद संभाल लें या किसी और को दे दी जाए और उज़मा बुखारी साहब को कोई और मिनिस्ट्री देने के भी कभी इम्कानात पैदा हो गए। मरियम औरंगजेब कुड बी द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब। वो सीनियर मिनिस्टर है इस टाइम पंजाब की, भट्ट साहब, और आप कह रहे हैं कि ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद मरियम औरंगजेब आ जाएं एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और तो फिर अज़मा किधर जाएंगी? देखिए महकमे तो बहुत ज्यादा है, हेल्थ का देख लेना आप क्या है, हेल्थ में क्या काम हो रहा है। सच्ची बात है कि हेल्थ में किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, मरियम ने बहुत सारी मेहनत की है, अपने टीम वर्क को का है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये है, हमारे 2 सूबाई वज़रा हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर है, एक साद रफीक साहब के भाई है, 2 हमारे मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी तक वो मेहनत कर रहे हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन प्रॉपर अगर रिजल्ट कहना तो हेल्थ में रिजल्ट उस तरह नहीं है कि अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो हमें, तो यही बात तो मैं पहले कही थी कि देखिए हॉस्पिटल में वैसे रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इतना महंगा जहाज हमने खरीद लिया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें एजुकेशन के चाहे वसाइल नहीं है, लेकिन इतना महंगा जहाज फिर उसको हम कमर्शियल, क्या बात है एक जहाज़ के लिए। एयर पंजाब पहले तो शायद कहीं छुप गई थी बात, अब दोबारा एक जहाज़ को कवर करने के लिए पूरी की पूरी एयरलाइन बनाएंगे, लेकिन ये सीटीडी को कवर करने के लिए क्या करेंगे भट्ट साहब? वो तो जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो कह रहे हैं जी रोज़ाना की बुनियाद पर सीटीडी ने 2 बंदों का कत्ल किया है। अप्रैल से दिसंबर तक का डाटा ले, 1000 बंदा मार छोड़ा है मावराए अदालत कत्ल में, अदालत में। तो अगर अमन कायम करने के लिए फिर अदालतें बंद करें, सीटीडी कर लेगी अमन कायम? देखिए जो रिपोर्ट सामने आ रही है या इस बात पे मैं आपसे मुत्फिक हूँ, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि 2025 के 8 माह के दौरान कम से कम 670 सीसीडी मुकाबलों की दस्तावेजी शक्ल जो है वो ज़राए ब्लॉग में शाया होना शुरू हो गई है। अब ये अगर आप औसतन रोज़ाना की बुनियाद पे देखें तो 2 अफराद जो है वो पुलिस मुकाबले में सुपुर्द खुदा कर दिए जाते हैं, यहाँ तक मैं आपके साथ मुत्फिक हूँ। अब HRCP की रिपोर्ट भी आई है, उसने भी तनकीद की है, उधर से जो सीसीडी के काम है उन्होंने भी साथ ही बैलेंस करने के लिए अपनी रिपोर्ट भी शाया की है। दोनों रिपोर्टें, उनका कंपैरिजन मैंने दोनों रिपोर्टों को अच्छी तरह पढ़ा है। अच्छा, पढ़ने के बाद मैंने जो गौर किया है कि उसमें एक बात बड़ी अहम है, सीसीडी का दावा है कि हमारे 19 पुलिस अहलकार भी शहीद हुए हैं और 167 अहलकार जो हमारे जख्मी हुए हैं। सीसीडी का यह कहना है कि डकैती में 78 और कत्ल की वारदातें 39% कम हुई हैं। घर में डकैती की जराइम जो हैं वो भी 80% कम हुए हैं। मोटरसाइकिल की चोरी के वाकयात 69%, गाड़ी छीनने के वाकयात 50% कमी हुई है। ये चट्टा साहब सीसीडी के सरबराह फरमाते। अच्छा। मैं आपको ईमानदारी से फिजा, देखें मैं बाइस नहीं हूँ, जो गलत बात होगी गवर्नमेंट की मैं उसको भी करूँगा। हाँ। सीसीडी ने जो काम किया है, ये जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, ये चीज़ें कम हुई हैं
आप जाके मार्केट से चेक कर ले। ठीक ये है, हम वाकई- नुमान के लिए वो बेहतरी की है। अच्छा ये बताएं कि केसेस अब बनेंगे, अब जैसे ये रिपोर्ट सामने आई है सीटीडी पर केसेस बनेंगे, और इसकी जो इंक्वायरी है क्या वो एफआईए करेगा? नहीं, बिल्कुल फिजा को केस वगैरह मेरे नहीं ख्याल में कोई केस बने हैं। केस बना था 5 कत्लों का, एक मुकदमा हुआ था शहबाज शरीफ साहब पर। हमारे लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी के भाई उस वक्त इंस्पेक्टर थे, उन्होंने 5 बंदे मारे थे, जो बाद अज़ा साबित हुआ था कि वो जेन्युइन पुलिस मुकाबला था। इसी तरह ये जो पुलिस मुकाबले और इनकी बाज़ाब्ता एफआईआर हो रही है, और उन एफआईआर के मुताबिक जितने भी हैं वो साथी, वो कहते हैं दोस्त आ गए और दोस्त जनाब आके छुड़ाने आए थे, दोस्त फारिग हो गए। लेकिन आखिरी 2 लाइनें मैं जरूर कहूंगा जी, फिजा, जी। मैं समझता हूं कि जो सीसीडी इस वक्त कर रही है, इससे पंजाब में ग्राफ बहुत हद तक कम आया है, और बिल्कुल फायदा ठीक हुआ है। है। और आगे अगर इन पर केसेस बनते भी हैं तो आप ये भी गौर करें कि अगर एफआईए में ये सारे केसेस जाते हैं इसकी इंक्वायरी के लिए, जो यहाँ पर पहले आईजी पंजाब थे अब उनको एफआईए लगाया गया है, इसी वजह से लगाया गया कि इंक्वायरी भी फिर वो खुद ही देखें। और अमान को कायम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक ब्रेक। T20 वर्ल्ड कप इस वक्त श्रीलंका में जारी है। सबसे सनसनीखेज मुकाबला होगा पाकिस्तान और इंडिया का। लेकिन इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज खबर पता है क्या है? पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान, पीसीबी, पाकिस्तानी पूरी की पूरी कौम जो मैदान में मौजूद हैं, वो फॉर श्योर नहीं है कि क्या हम सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे। हमें नहीं पता कि हमारे क्रिकेटर्स वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि कल तो न्यूजीलैंड के साथ तो मैच खेला ही नहीं। अब आगे इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ होगा तो ही हम पहुंच सकेंगे सेमीफाइनल में। लेकिन इंडिया वालों को पहले से ही खबर पहुंच चुकी है, पता नहीं इनके पास कौन सी चिड़िया है जो इनको पहले ही खबर पता चल दी। वो ये कह रही हैं कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे होंगे, और जो हम देखेंगे ना सनसनीखेज मुकाबला, वो पाकिस्तान और इंडिया का ही होगा। पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है वो पहले ही बता चुके हैं। तो हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट इरफान ज़हीर मौजूद है, पूछते हैं क्या उन तक भी कोई ऐसी खबर पहुंची है कि हमारे क्रिकेटर्स कोई ऐसा जादुई करिश्मा करने जा रहे हैं इंग्लैंड और श्रीलंका के अगेंस्ट कि सेमीफाइनल भी हम पहुंचेंगे और फिर फाइनल में हमारा टाकरा इंडिया से भी हो जाएगा। क्या कहने हैं इंडियन पंडितों के, क्या कहेंगे इरफान? देखिए, ये तो आई गेस जो वो बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है, और जिस तरह हम उनसे ग्रुप स्टेज का मैच हारे हैं, हम चाहते हैं कि सेमीफाइनल या फाइनल में एक दफा दोबारा टकरा हो और शायद पाकिस्तान उसको लाइन को जो पार कर सके और इवेंट तो जरूर जीते। ये तो हमारी ख्वाहिश तो जरूर है, लेकिन उस इवेंट का जो एक सीक्वेंस है, जो जर्नी है हमारा, दैट इज नॉट द स्मूथ वन। अगर आप उसकी टर्बुलेंस की बात करें, प्रॉब्लम की बात करें, तो वो बहुत ज्यादा है। आप ये देखें कि जिन कंडीशन में आपको क्या प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए वो हम नहीं खिला पाते। फिर आपको जिन कंडीशन में पहले बैटिंग करनी चाहिए आप पहले बैटिंग नहीं करते। लास्ट मैच जो कल न्यूजीलैंड के साथ होना था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश की प्रेडिक्शन थी, और हमारा कप्तान जो है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहा है। तो जो फिर आप जब कॉम्बिनेशन देखते हैं, दुनिया की तमाम जितनी भी साइड्स हैं, हर टीम के अंदर 2 रेगुलर या 3 रेगुलर फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, हम एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं। फिर इसी तरह आपका सबसे बड़ा जो सीक्रेट वेपन है उस्मान तारिक, जिसको आप दुनिया के लिए थ्रेट बनाना चाहिए, आप उसको डिफेंसिव अप्रोच के साथ 11वें ओवर में लेके आते हैं। सबसे बड़ा मैच विनर आपकी टीम में फखर जमान है, आप उसको नहीं खिलाते। बाबर को कॉन्फिडेंस आप नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं जी ये पावर प्ले का भी बैट्समैन नहीं है, ये 12 के बाद भी नहीं खेल सकता। तो भाई वो किस स्टेज में खेल सकता है? अगर नहीं खेल सकता तो टीम में क्यों है? और फिर आपकी दुनिया की कोई भी आप साइड देख ले, कोई भी, रिगार्डलेस कि वो बड़े टीयर की है या सेकंड टायर की टीम है, आप ये देखिए कि हर टीम का एक सर्टन कोर है, वो खेल रहा है। हर प्लेयर को उनके रोल का पता है, बैटिंग ऑर्डर का पता है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पहले आपको प्लेइंग 11 का नहीं पता, फिर आप देखते हैं कि किसने किस नंबर पे जाना है, ये आपको आइडिया नहीं है। और कोच की खासतौर पे मैं जरूर बात करूंगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे कोच की जो गेम अवेयरनेस है, या उसकी बात करें, या आपको प्लेइंग 11 की बात करें, या आपको क्या डिसीजन होने चाहिए थे, वो अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो आपको ये सोच के या सुन के ये बहुत दुख होता है कि शायद हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। हैविंग सेड दैट, इरफान भाई कताकलामी की माजरत, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम आपकी बातों से एग्री हैं, लेकिन मेरी जाती राय के मुताबिक पाकिस्तानी टीम का मोमेंटम इस वक्त बन चुका है और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं आप क्योंकि एक्सपर्ट है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक मैच तो हो गया गुज़िश्ता रोज, न्यूजीलैंड एक पॉइंट मिल गया, अब आपके 2 मैच रह गए पीछे, इंग्लैंड का और श्रीलंका का। तो पाकिस्तान के लिए इनमें आसान टीम कौन सी है, इंग्लैंड या श्रीलंका?
देखिए अभी मैच जारी भी है इंग्लैंड श्रीलंका का, और हम देख रहे हैं कि ओबियसली श्रीलंका अपने होम कंडीशन में किसी की टीम को भी सरप्राइज कर सकती है। और आज लोग इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश किया था अभी रिसेंट, जो दोनों में मुकाबला हुआ था 3-0 जीता था इंग्लैंड। बट इंग्लैंड की टीम जो है अगर कंडीशन बैटिंग हो तो वो फिर अनप्लेएबल हो जाती है, वो बहुत ज्यादा फिर रन्स करते हैं। बट अगर जरा से भी विकेट के अंदर स्पिन है, ग्रिप है, तो फिर आप उसके प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके लिए। जो कैंडी में मैच हमारा होना है ये थोड़ा सा स्पिनिंग ट्रैक भी है, अर्ली ऑन या नाइट मैचेस के अंदर शुरू में 2-4 ओवर बॉल हिलता भी है, सीम स्विंग भी होता है। तो ये भी पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा पेसर डाल के, जिसका माइक हैसन ने जिक्र किया था नसीम शाह के हवाले से, आप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है इंग्लैंड वाला मैच थोड़ा सा आप समझ लें कि कम मुश्किल हो सकता है, श्रीलंका वाला मैच थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उनकी कंडीशन है, वो अपने यूटिलाइज अच्छा करते हैं उनके बॉलर अपनी कंडीशन को। जीतेंगे तो फिर वो इफ एंड बट की सिचुएशन से बाहर आएंगे। वरना दुआओं पर होंगे कि उसका पॉइंट कम हो जाए और हमें पॉइंट वो मिल जाए, फिर हम ये कुदरत का निजाम वाला फार्मूला अभी से चलना शुरू हो गया, जिस पे इरफान भाई मेरी एक बड़े मुखिए से बात हुई है जिसका भारत में भी असर रसूख है। उसका ये कहना है कि इंग्लैंड और श्रीलंका के दोनों मैच जो है वो जीतने हैं, लेकिन वो ये कहता है कि एक मैच अगर हम हार भी जाते हैं तो फिर भी रन रेट का हिसाब लगाकर, उसने लंबी बात बताई है वर्सेस ये जीतेगा। वो ये कहता है कि एक मैच अगर आप इंग्लैंड और श्रीलंका का शिकस्त भी खाते हैं तो रन रेट का हिसाब लगाकर फिर भी पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा। और ये बुकियों ने तय किया हुआ है कि एट एनी कॉस्ट पाकिस्तान को वहां पहुंचाना है। आप उसकी ये बातों से एग्री है? ऐसे होता है? बट साहब मैं बुकियों की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो क्रिकेटिंग बात है वो जरूर कर सकता हूँ। वो यही है कि पाकिस्तान अगर एक मैच को गॉड फॉरबिड हारता भी है तो आप हंट में रहेंगे, फिर आपकी एवरेज की बात आएगी, आपका किसकी एवरेज ज्यादा है वो उसके ऊपर बात होगी। जो कि अभी आप देखें कि हमारी एवरेज कम थी यूएसए से भी ग्रुप स्टेजेस के अंदर, और अगर आप किसी तरह खुदा न खास्ता लास्ट मैच हार जाते तो यूएसए का रन रेट आपसे बेहतर था। ये 2019 में भी हमने देखा, उससे पहले भी इस तरह की कई सिचुएशन पाकिस्तान के ऊपर आई है। उस हिसाब से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की रैंकिंग तो हमसे बेहतर है ना फिर इरफान भाई, अगर वो स्टेज पे लेके जाएंगे तो फिर तो हम लूजर में चले जाएंगे। देखिए इंग्लैंड की जो टीम है ना, वो अभी रिसेंट पास के अंदर 2-2.5 साल से अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही। हाल दो के 2019 का वर्ल्ड कप जीते हैं, 2022 का वो वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारे से ही फाइनल जीते थे। बट अभी टीम्स उनके ऊपर काम करके आई हैं। जो मैं पहले बात कर रहा था उसी को रिपीट करता हूँ कि अगर उनको बैटिंग विकेट्स मिलती हैं तो वो उनके बैट्समैन जो है वो बेसबॉल मॉडल पे पावर हिटिंग करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रन करते हैं। विकेट में अगर ग्रिप और स्पिन है तो फिर इनके बैटर जो है वो स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि आज के मैच में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपसे हमारा मैच भी इसी ग्राउंड के ऊपर है, पाली के लिए कैंडी के अंदर हमारा मैच खेला जाएगा। इसमें हमने सीमर को भी थोड़ी शुरू में अर्ली ऑन मदद मिलती है और फिर स्पिनर की बॉल भी ग्रिप करती है। तो पाकिस्तान के लिए ये कंडीशन, मेरा ख्याल है अगर आप श्रीलंका की कंडीशन देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो कैंडी की पिच है ये पाकिस्तानी टीम को सूट करेगी। तो पाकिस्तान का एडवांटेज तो मेरा ख्याल है खड़ा है। भारतीय मीडिया बार बार कह रहा है कि पाकिस्तानी टीम के 3 अफराद बिक चुके हैं और वो बुक में है। इसके बारे में कुछ कहेंगे? ये क्या कह रहा है भारतीय मीडिया? देखिए वो तो इस तरह की हर दफा प्रेशर बिल्ड करने की बात करते हैं। वो आपने उस्मान तारिक की बात की तो उसके पहले एक्शन पे आ गए कि जी ये तो बॉल चेक करता है, ये तो बॉल का एक्शन ही ठीक नहीं है। जब उस मैच को जीत गए तो फिर एक्शन की बात खत्म होगी। तो वो मेरा ख्याल है उनकी पुरानी रविश है, त्यारे उनके गिरते हैं, बात वो हमारी करते हैं। वो तो क्या बोलते हैं वो क्या नहीं, मैं तो कभी उसको बॉदर ही नहीं करता, ना कभी सीरियस लिया है। बट साहब आप भी उनको सीरियस ना लें, उनकी सिर्फ एंजॉय किया करें स्टेटमेंट्स को। मशवरा दे दिया इरफान जाते, आपको बहुत शुक्रिया। और यही बात है, हम तो दुआ करेंगे कि हम अच्छा खेल खेलें, लेकिन इस T20 के बाद बहुत से अहम चेंजेस भी होने जा रहे हैं। इसको ऐसे ही अगर तो हम जीत गए तो सब अच्छा रहेगा, हार गए तो बहुत से अहम चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही।